हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जर्नी स्टार्ट की है और वो है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमारे टीवाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हमने सीखा कि हमें जब हमारी कंट्रीज़ जब इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनती हैं तो कौन से वेरियस गेन्स जो हैं वो एंजॉय करती हैं, और उस गेन्स को हमने फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया कि कौन से वेरियस गेन्स हैं, जिसमें हमने रिकार्डो का अप्रोच देखा कि हर कंट्री को गेन मिलता है क्योंकि कॉस्ट के डिफरेंस होते हैं, प्लस हर कंट्री की जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्रोडक्शन तो बढ़ती ही बढ़ती है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है, इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो बढ़ता है और इकोनॉमी में कंजम्पशन लेवल भी बढ़ती है। और थर्ड हमने डायनामिक गेन्स भी देखे जो एल्सवर्थ का थियरी था। फिर हमने सेकेंड पार्ट में स्पेशली डील किया दैट इज़ रेसिप्रोकल डिमांड एंड ऑफर कर्व। अब रेसिप्रोकल डिमांड में हमने क्या देखा बच्चों कि ये एक म्यूचुअल डिमांड है एक दूसरे के गुड्स के लिए, यानी हम डिमांड करते हैं दूसरे कंट्री के गुड्स और उनको हमारे कंट्री के गुड्स पसंद है, इसके लिए वी आर एक्सपोर्टिंग देम एंड दे आर इम्पोर्टिंग एंड वी आर एक्सपोर्टिंग देम एंड दे आर इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आवर कंट्री। इस तरह से जब हम म्यूचुअल ट्रेडिंग पार्टनर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल डिमांड। इसमें हमने क्या देखा था बच्चों, इट शोज द स्ट्रेंथ एंड द इलास्टिसिटी ऑफ वन कंट्री का डिमांड फॉर द अदर कंट्री का कमोडिटी इन द एक्सचेंज फॉर इट्स ओन गुड्स एट द डिफरेंट प्राइस रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये हमने रेसिप्रोकल डिमांड में देखा, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया कि जिस कंट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसमें उसको कंपैरेटिव कॉस्ट का एडवांटेजेस ज़्यादा मिलता है, वही गुड्स को वो प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि उसकी वजह से उसको गेन ज़्यादा रिसीव होगा। लेकिन उसी हमने थियरी को हमने देखा कि मार्शल ने और एजवर्थ ने इसी थियरी को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसको हमने क्या कहा, ऑफर कर्व। यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री को ऑफर करती है अपना कमोडिटी, दे आर रेडी टू सेल यानी एक्सपोर्ट, और उसके एक्सचेंज में दे आर रेडी टू बाय द अदर कंट्रीज़ का कमोडिटी, बराबर। यानी हमने ऑफर कर्व जो है वो भी देखा। अब ऑफर कर्व क्या था, वो भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, किसका, रेसिप्रोकल डिमांड का, विच इंडिकेट द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री जो वो ऑफर करता है विद द वेरियस क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट जो वो इंपोर्ट करेगा, यानी अपने इकोनॉमी से गुड्स को वो एक्सपोर्ट कितना करेगा, बाहर से इंपोर्ट कितना करेगा, एज अ सक्सेशन ऑफ पॉसिबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी जो बेस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगे उन पे वो डिसाइड करेगा। हमने देखा था ऑफर कर्व में, हमने एग्जाम्पल लिया था कि इंडिया जो है वो एक्स कमोडिटी बना रहा है और वो रशिया के साथ एक्सचेंज करेगा विथ कमोडिटी वाई से। ओके, इस तरह से हम दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इंडिया को मिल रहा है वाई कमोडिटी ज़्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड से पहले कम मिल रही थी, लेकिन रशिया जो है उसे कमोडिटी देनी पड़ रही है कम ऑफ वाई इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एक्स जो से इंडिया से मिल रहे हैं। तो दोनों के टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है जो उन्होंने डिसाइड किया था उसी लेवल पे उन्होंने कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डिसाइड किया। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ तक सब सिस्टमेटिकली देखा। अब आज हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड देखा, ये कौन से फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत आसान है, ये जनरली शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है, लेकिन इससे रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स हैं आपने सब पॉइंट्स को कम्प्लीटली स्टडी किया हुआ है। ओनली वी आर गोइंग टू पॉलिश टुडे इन आवर सेशन। हम उसको थोड़ा पॉलिश करेंगे क्योंकि ये लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे इसकी मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो आप कहोगे हमने तो ये सब समझ लिए हैं। ओके बच्चों, अब देखो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि गेन्स फ्रॉम द ट्रेड जो हैं वो फेवरेबल हैं, अनफेवरेबल हैं, या उन गेन्स पे अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला मोस्ट कॉमन टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब बच्चों टर्म्स ऑफ ट्रेड तो हमने पूरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस कर दिया,
जिसमें हमने देखा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक प्राइस एक रेशो जिस पे एक कंट्री का कमोडिटी विल एक्सचेंज विद द अदर कंट्री का कमोडिटी, यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट का रेशो विद द प्राइस ऑफ इंपोर्ट का रेशो, ये हमने देखा। और अगर आपका प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल और आपके गेन्स ज़्यादा, क्योंकि अगर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है मतलब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, यू आर एंजॉइंग मोर। लेकिन अगर आपका इंपोर्ट लेवल ज़्यादा है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज एक्सीडिंग द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, तो वहाँ पे हमने क्या कहा, टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है। यहाँ पे आपको गेन इंटरनेशनल लेवल से कंपैरेटिवली कम मिलता है। तो इस तरह से पहला फैक्टर है टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो आपके गेन्स ऑफ ट्रेड को, जो इंटरनेशनल ट्रेड से हर कंट्री इंजॉय करती है, दैट इज़ क्लियरली डिसाइडेड बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड। और हमने तो एक शॉर्टकट तरीका भी किया बच्चों, जब आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हो उसको कैलकुलेट करते हो, जैसे हमने नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में देखा, दैट इज़ PX अपॉन PM इंटू 100, उसमें कोई भी एग्जाम्पल आप डाल के देखो, अगर उसका रिजल्ट 100 से अबव है तो वो फेवरेबल, अगर 100 से कम है तो इट इज़ अनफेवरेबल। सिमिलरली हमने फंडा जो है वो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में देखा, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में देखा, हर जगह हमारा सेम लॉजिक वाज गोइंग ऑन। फिर हमने देखा जेकब वाइनर की दो और मेथड, सिंगल फैक्टोरल और डबल फैक्टोरल, वहाँ पे भी कैलकुलेट करके देखा। मेन है टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर वो फेवरेबल हैं तो आपका गेन ज़्यादा है, अदरवाइज वाइस वर्सा सिचुएशन। क्लियर बच्चों, ग्रेट सक्सेस। सेकंड, कॉस्ट का रेशियो। अब हमारा सेकंड फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है गेन फ्रॉम ट्रेड, क्योंकि हमने जब इस जर्नी को स्टार्ट किया फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द इंटरनेशनल थियरीज। अब इस इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज की जर्नी को हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से स्टार्ट किया, यानी हमने देखा एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, दैट इज़ गिवन बाय एडम स्मिथ। फिर रिकार्डो की थियरी, कंपैरेटिव कॉस्ट जो है डिफरेंस, वो हमने डिस्कस किया। हेक्सचर और ऑयलन का थियरी, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की थियरी, उसमें भी देखा हर जगह कॉस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जब कॉस्ट का डिफरेंस दो कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादा होता है ना बच्चों, उस कंट्रीज़ के गेन्स भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर कॉस्ट का डिफरेंस ज़्यादा है तो बट नेचुरल दे विल एंजॉय मोर बेनिफिट्स। क्लियर हमने सीखा है। तो मेन आपका जो फोकस, मेन रीज़न, रूट कॉज जो है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो है कॉस्ट का रेशियो, क्योंकि अगर कॉस्ट में डिफरेंस नहीं होगा तो क्यों एक कंट्री जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनेगा। जब कॉस्ट का डिफरेंस है तो उसी की वजह से दे विल पुट देयर रिसोर्सेज टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट्स इन विच दे आर हैविंग द स्पेशलाइजेशन, यानी कंपैरेटिव कॉस्ट का डिफरेंस दे आर एंजॉइंग, यानी गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा हो जाता है। और ये हमने हर एक के अप्रोच में देखा। एब्सोल्यूट कॉस्ट का डिफरेंस हमें एडम स्मिथ ने सिखाया, कंपैरेटिव कॉस्ट का डिफरेंस हमें रिकार्डो ने सिखाया। फिर हेक्सचर और ऑयलन की थियरी में हमने देखा फैक्टर की इंडेंसिटी, उसकी कॉस्ट, फैक्टर का अबेंडेंस, उनकी वजह से प्राइसेस जो हम पे करते हैं, रिवॉर्ड पे करते हैं टू आवर फैक्टर्स, तो वो भी तो एक कॉस्ट हुई। यानी हर जगह रूट कॉस्ट था कॉस्ट। इसके लिए जब डिफरेंस इनका कॉस्ट का रेशो जितना ज़्यादा, उतना आपको बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा। क्लियर बच्चों? तो ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड, रेसिप्रोकल डिमांड। अब ये तो हमने इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट ही पढ़ा था बच्चों, आपको क्लियर पता है। और अगर रेसिप्रोकल डिमांड आपने वो सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप सेकेंड पार्ट ज़रूर देख लो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यूनिवर्सिटी लेवल पे ये पूछा गया है, एक्सप्लेन रेसिप्रोकल डिमांड एंड ऑफर का उन्होंने पूछा है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है। अब जब हम रेसिप्रोकल डिमांड की बात करते हैं तो ये भी आपके गेन्स पे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। रेसिप्रोकल डिमांड में हम क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के गुड्स को कितना डिमांड करती है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसी को हमने रेसिप्रोकल डिमांड में डिस्कस भी कर दिया। क्योंकि रेसिप्रोकल डिमांड क्या है, एक म्यूचुअल डिमांड फॉर जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। ये क्या है, ये दिखाता है स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ वन कंट्री का डिमांड फॉर द अदर कंट्री का कमोडिटी इन द एक्सचेंज फॉर इट्स ओन गुड्स।
किस पे, एट द डिफरेंट प्राइस रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये था आपका रेसिप्रोकल डिमांड। अब इस रेसिप्रोकल डिमांड में बच्चों जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं, सपोज अगर इफ़ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर रिकार्डो स्पेशली इसमें रेसिप्रोकल लिया, जेएस मिल का हमने, जॉन स्टुअर्ट मिल का हमने इसमें थियरी भी देखा था। तो रेसिप्रोकल डिमांड में हम देखते हैं इफ़ द डिमांड फॉर कंट्री का प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, अगर कंट्री का डिमांड जो है, हम डिमांड करने वाले हैं गुड्स, अगर उनकी डिमांड इनइलास्टिक है, यानी वो एनी हाउ वी आर टू इम्पोर्ट इट, दैन टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी अनफेवरेबल, क्योंकि इससे इम्पोर्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी इसमें आपका ड्रेन जो होता है फॉरेन करेंसी का ज़्यादा रहता है। तो अगर कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड अगर इनइलास्टिक है तो इट इज़ अनफेवरेबल। अब इसका अपोजिट अगर देखो, अगर डिमांड इलास्टिक है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, यानी वही चीज़ें हम अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस करके, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हम इनकरेज करके वही चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें हमारी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी फेवरेबल। तो ये एक वन फंडा, ओके। अच्छा, रेसिप्रोकल डिमांड में एक दूसरी चीज़ भी इकोनॉमिस्ट कहते हैं, एक ये कि इफ़ द सप्लाई ऑफ गुड्स जो एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं जिस कंट्री से, अगर वो सप्लाई इलास्टिक है, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या कहा हमने, इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि द सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंट्री, जहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अगर उसकी सप्लाई इलास्टिक है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, क्योंकि क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, सप्लाई इलास्टिक है तो वो फेवरेबल है। लेकिन अगर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इनइलास्टिक, नहीं बदल सकती है, ऐसे केसेस में टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या रहेंगे, अनफेवरेबल। तो यहाँ पे सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि दे आर फॉलोइंग, मे बी दे आर फॉलोइंग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, दे हैव पुट इम्पोज्ड टैरिफ ऑन दैट, तो कभी कभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ दिखाई देती हैं। तो सम टाइम अगर सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम द एक्सपोर्टेड कंट्रीज इन इलास्टिक अगर ऐसे दिखाई दिया, देन उस केसेस में टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी अनफेवरेबल, क्योंकि वहाँ पे एनी हाउ हम लोग उनसे जो सप्लाई कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रही है, बदल नहीं रही है, तो मे बी कभी भी कंडीशंस में गो अगेंस्ट इट, दे विल रेज द प्राइस एट इंटरनेशनल ट्रेड, और मजबूरी है, वी हैव टू परचेज इट। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल दिखाई देते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमने लिखा, आपको इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सिंपल रेसिप्रोकल डिमांड, और रेसिप्रोकल डिमांड भी हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। ये हमने थोड़ा डिटेल में देख लिया, सो दैट योर माइंड शुड बी क्लियर कि कैसे गेन्स ऑफ ट्रेड पे ये सब चीज़ें, कंसेप्ट हमको अफेक्ट करती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है लेवल ऑफ इनकम। अब जो लेवल ऑफ इनकम है वो भी आपके गेन्स फ्रॉम ट्रेड पे अफेक्ट करती है। क्यों? अगर आपकी इनकम ज़्यादा तो आपकी पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा, बराबर। अगर आपकी इनकम ज़्यादा, आपकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा, यानी हमारा कंजम्पशन ज़्यादा, हमारा डिमांड ज़्यादा, और जब इनकम ज़्यादा होती है और सपोज उसके साथ साथ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट, तो बट नेचर जब इनकम ज़्यादा है तो हर कंज्यूमर चाहेगा तो एंजॉय द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ें परचेज़ करना पसंद करेगा, बराबर। तो इसके लिए क्या होता है कि जब इस तरह से आपकी इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा हो, इनकम का लेवल ज़्यादा, अब पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा, हमारा कंजम्पशन भी ज़्यादा, अब इसमें कस्टमर कभी कभी क्या करता है, जो चीपर इम्पोर्टेड गुड्स है उनको परचेज़ कर लिया। अब इससे क्या हो जाता है, आपकी इकोनॉमी में जो गेन्स ऑफ ट्रेड हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो जाते हैं, इंपोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आपकी इकोनॉमी में गेन्स उस तरह से अफेक्ट होते हैं। अगर इनकम जो है उसका लेवल ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोग फोकस करते हैं इम्पोर्टेड चीज़ों पे, फॉरेन की चीज़ों पे, तो एंजॉय द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर उसमें आपकी इकोनॉमी से काफ़ी करेंसी जो है वो ड्रेन होके बाहर चली जाती है, एंड इट विल रिजल्ट इन डेफिसिट BOP का पोजीशन। ये हमने पढ़े हैं कॉजेज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, जो डिफरेंस हमने ये चैप्टर हमने किया हुआ डिसइक्विलिब्रियम का पोजीशन, वहाँ पे हमने क्लियरली समझा है कि किस तरह से जब इनकम का लेवल बढ़ता है तो कैसे हमारा कंजम्पशन पैटर्न बदलता है, टेस्ट प्रेफरेंस फैशन बदलता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावा, शो ऑफ, स्नॉब इफेक्ट, उसके लिए ये सब चीज़ें जो है वो मोस्टली होती। लेकिन इससे इम्पोर्ट बढ़ा, लेकिन इट विल बैडली अफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी, तो ये भी एक सिचुएशन होती है। देन सिक्स्थ है साइज ऑफ अ कंट्री।
अब साइज़ ऑफ कंट्री की जब बात आती है तो ये भी आपके गेन्स ऑफ ट्रेड में डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। अब जब हम बोलते हैं कि गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज़ स्पेशली मोर फॉर स्मॉलर कंट्रीज एज कंपेयर टू बिगर कंट्रीज। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि बिगर कंट्रीज में क्या होता है, जैसे हम इंडिया है, चाइना है, काफ़ी लार्जली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, बराबर बच्चों। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन की डिमांड जो है फॉर इम्पोर्ट के लिए ग्रो होती है। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा उतनी कंजम्पशन ज़्यादा, इसके लिए इंपोर्ट की डिमांड ज़्यादा। अब जब इंपोर्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा करेंसी ड्रेन होकर बाहर चली गई, क्या हो गया? ज़्यादा गेन मिला बच्चों? नहीं मिला। तो इसके लिए जो गेन्स हैं वो उतने इंजॉय नहीं कर पाती है लार्ज इकोनॉमी। इसके लिए जब हम लार्ज पॉपुलेटेड इकोनॉमी बिग कंट्रीज देखते हैं, उनको ज़्यादा गेन्स इंटरनेशनल ट्रेड से नहीं मिलता है। जनरली दे हैव द एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड। उनके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड रहते हैं वो ज़्यादातर एडवर्स रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि उनका इम्पोर्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। या सपोज़ उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश भी की, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश भी की, whatever production they have increased for increasing export, वो एब्जॉर्ब हो जाता है इन ग्रोइंग पॉपुलेशन। फिर वापस हम उसी सिचुएशन पे आ गए। तो ये भी प्रॉब्लम होता है कि साइज़ ऑफ कंट्री जो है अगर वो स्मॉलर है तो दे एंजॉय मोर गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एज कम्पेयर टू बिगर कंट्रीज़, क्योंकि जो बिगर कंट्रीज़ हैं ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन दे डिमांड मोर इम्पोर्टेड गुड्स। तो एडवर्स इफेक्ट दिखाई देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 7th पॉइंट, दैट इज़ द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अच्छा, जब हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो मुझे एक बात याद आई जो मैंने स्पेशली मैं आपको बता दूं। जब हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, जितना आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज़्यादा रहेगा उतना आपको ट्रेड से गेंस जो रहेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। ये स्पेशली वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की हम बच्चों बात करते हैं। दैट इज़ पॉइंट नंबर 5। पहले लेवल ऑफ इनकम हमने डिसाइड कर दिया। ओके बच्चों, जब इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो हमारा जो चीपर लेवल ऑफ ब्रांडेड गुड्स हैं या हमारे इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनकी डिमांड की वजह से सम टाइम वी हैव एडवर्स जो है वो गेन्स हमें दिखाई देते हैं। देन एक पॉइंट आया, दैट इज़ 5th, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ये पॉइंट भी हमें कंसिडर करनी है। अगर इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज़्यादा है तो वहाँ पे आपकी इकोनॉमी को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, गेन मिलेगा, क्योंकि आप लार्जर क्वांटिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो बट नेचुरली यू विल एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, यानी आपका कॉस्ट भी कम, आपका प्राइस भी कम, बेनिफिट मिला दोनों। और जितना कॉस्ट का डिफरेंस ज़्यादा उतना इंटरनेशनल लेवल से गेन ज़्यादा। तो इसके लिए लार्जर द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रेटर विल बी गेन्स। अच्छा, यहाँ पे जो जॉन स्टुअर्ट मिल था यानी जेएस मिल, जिसने हमें रेसिप्रोकल डिमांड जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन इस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पे जेएस मिल का एक ये भी ओपिनियन था कि अगर इकोनॉमी का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ता है यानी दैट इकोनॉमी एंजॉय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उसका प्राइस कम हुआ, उसका कॉस्ट कम हुआ, उसने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया। अब बेनिफिट ये है कि वॉट एवर वी अर्न थ्रू एक्सपोर्ट इट विल इंक्रीज आवर पोटेंशियल फॉर इम्पोर्ट, क्योंकि हम जितना एक्सपोर्ट से कमाएंगे बट नेचुरल दैट मनी, दैट फॉरेन करेंसी विल बी यूटिलाइज टू सेटिस्फाई आवर इम्पोर्ट का डिमांड। बराबर बच्चों? तो इसके लिए कंट्री प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, क्यों? ड्यू टू लार्ज स्केल यानी लार्ज इकोनॉमीज, लार्ज स्केल डिमांड फॉर दैट गुड्स। एक्सपोर्ट डिमांड, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड बड़ी है, इसके लिए हमने ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन किया। तो कंट्री प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल ड्यू टू लार्ज स्केल एक्सपोर्ट का डिमांड, देन कंट्री विल इनेबल टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट। ये जेएस मिल का कहना था कि अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्शन स्केल बढ़ाते हैं, तो इतना अर्न कर लेते हैं कि हम अपने इम्पोर्ट के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी हमारा बीओपी डेफिसिट नहीं होगा, अनफेवरेबल नहीं होगा। ओके बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है वाइल डिटरमाइनिंग द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। देन हमने देखा साइज ऑफ कंट्री, क्योंकि गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड ये मोर किसके लिए है? स्मॉलर साइज ऑफ कंट्रीज़ के लिए, एज इट इज़ नॉट गुड फॉर द बिगर साइज ऑफ कंट्री। क्यों?
पॉपुलेशन ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इसके लिए वहाँ पे एडवर्स बीओपी का पोजीशन या टर्म्स ऑफ ट्रेड दिखाई देता है। देन है प्रोडक्ट एफिशिएंसी, 7th पॉइंट, प्रोडक्ट एफिशिएंसी। अब ये भी जो है वो आपके गेन्स फ्रॉम ट्रेड पे डिसाइड करने में आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे बच्चों? क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं तो आपने हर थियोरी में देखा बच्चों कि हर कंट्री ये बहुत वाइजली डिसीजन लेती है कि हम अपने रिसोर्सेज को वहाँ एलोकेट करेंगे जहाँ पे वी विल हैव द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्योंकि जहाँ पे हमारा स्पेशलाइजेशन है यानी हमारी कॉस्ट कम है, हमारा लेबर एफिशिएंट है, हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन है फिर से दो फायदे, कॉस्ट कम, प्राइस कम। और जब कॉस्ट कम, प्राइस कम तो एक्सपोर्ट तो और चीपर हो जाएगा, और जब एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा और डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, ऐसे एक्सपांशन ऑफ ट्रेड, आपका ट्रेड बढ़ा। और जब आपका ट्रेड बढ़ा, आपका वॉल्यूम बढ़ा, बट नेचुरल इट विल मैक्सिमाइज यूर प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट जो है वो इंटरनेशनल लेवल से मैक्सिमम रहेंगे। तो गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा होता है अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हो, और ड्यू टू स्पेशलाइजेशन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन से आपके लेबर की इफ़िशेंसी, आपके कैपिटल की इफ़िशेंसी, आपके मैनेजमेंट की इफ़िशेंसी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशेंसी, ये सब जो है वो आपको ज़्यादा गेन दिलाते हैं। दे विल रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड प्राइस। इससे आपका एक्सपोर्ट चीपर रहता है, ये आपके एक्सपांशन ऑफ ट्रेड में हेल्प करता है, आपकी इंटरनेशनल लेवल पे गुडविल और डिमांड बढ़ती है, आपकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है, विच रिजल्ट्स टू एंजॉय मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके बच्चों, लास्ट पॉइंट, ट्रेड का पॉलिसी। अब ये भी लास्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विच डिटरमाइनिंग गेन फ्रॉम ट्रेड। अब ये क्या होता है, ट्रेड का पॉलिसी। अब बच्चों हमने देखा है कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी जो इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड होती है, बराबर। अब इस कमर्शियल ट्रेड पॉलिसीज़ में हमने दो पॉलिसीज़ देखा, एक फ्री ट्रेड पॉलिसी देखा और एक प्रोटेक्शनिस्ट या प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी हमने देखा। जब हम फ्री ट्रेड देखते हैं यानी लिबरल ट्रेड देखते हैं, अगर लिबरल ट्रेड है तो उसमें आप देखते हो हर कंट्री अपने टैरिफ्स को, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को रिड्यूस कर देता है ताकि ट्रेड बढ़े, वॉल्यूम बढ़े और बहुत से इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सपोर्ट किया जाए और अपने नीड्स को, डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जाए। तो यहाँ पे आपके गेन्स जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमी जो है सपोज़ टैरिफ को इम्पोज करती है यानी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, क्यों? क्योंकि उन्हें अपने डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें बचाना है, उन्हें अपने इन्फेंट यानी न्यू इंडस्ट्रीज़ उन्हें प्रोटेक्ट करना है। अब वो चाहते हैं कि अगर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी है यानी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है तो क्या होगा, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड होगा। अगर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट होगा तो हमारी फॉरेन करेंसी ज़्यादा इंपोर्ट पे वेस्ट नहीं होगी, यूटिलाइज नहीं होगी, यानी डेफिसिट बीओपी नहीं रहेगा, यानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एक फेवरेबल पोजीशन हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी भी आपके गेन्स ऑफ ट्रेड को डिसाइड करने में हेल्प करती है कि आपकी इकोनॉमी में कौन सी ट्रेड पॉलिसी है। फ्री ट्रेड पॉलिसी है तो उसके गेन्स अकॉर्डिंग टू दैट रहेंगे। अगर वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी है, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है, तो फिर ट्रेड उस हिसाब से रहेंगे। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट इकोनॉमी। तो ये हैं ऑल द 8 पॉइंट्स जो आपको डिसाइड करते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड यानी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग गेन फ्रॉम ट्रेड। ये जो जनरली मोस्टली शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है, क्योंकि आपके पेपर पैटर्न में जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहता है आपको 6 शॉर्ट नोट दिए जाते हैं, यू हैव टू अटेम एनी 4। तो उसमें से शॉर्ट नोट्स रहते हैं, जैसे हेक्सचर एंड ओयलन थियोरी है, उसकी अगर आपको शॉर्ट कमिंग्स या क्रिटिकल इवैल्यूएशन कहा, रिकार्डो थियोरी का उन्होंने कहा, या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड कहा, या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग गेन्स फ्रॉम ट्रेड कहा, या ब्रेक्सिट रहता है उसके लिए उन्होंने आपको दे दिया। इस तरह से आपको ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके बच्चों, अब इस शॉर्ट नोट में आया 5 मार्क्स का है, एनी 5 पॉइंट्स ईजीली आप लिख सकते हो और ये आपके लिए बहुत इजी है। सिर्फ आप हेडिंग भी ध्यान रखोगे तो आपने एंटायर क्वेश्चन किया हुआ है, जैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड,
कॉस्ट का रेशो, रेसिप्रोकल डिमांड, लेवल ऑफ इनकम बहुत इजी है, देन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ये भी काफ़ी इजी पॉइंट है, साइज ऑफ कंट्री और आपके लिए आसान है डिसीजन लेना, प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो हम करते हैं रिकार्डो और हेक्सर और ऑयलन के थियोरी में, और ट्रेड की पॉलिसी उसका तो आपने चैप्टर ही पढ़ा है। तो ये सब 8 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड। और अगर शॉर्ट नोट आया बच्चों तो आप इन्हीं 5 to 6 पॉइंट्स आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.